भारतीय संविधान का जो मसौदा प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1950 को, उसको संविधान सभा को समर्पित करने के बाद जो बाबा साहब अंबेडकर के अंतिम भाषण हुआ संविधान सभा में, उसको मैं कोट कर रहा हूं जी, उद्धृत कर रहा हूं। However, good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be good. इसको हिंदी में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कोई भी संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसे क्रियान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान अंततोगत्वा बुरा हो जाएगा। और कोई संविधान चाहे भी जितना बुरा हो, अगर उसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे हों तो वह संविधान अंततोगत्वा अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम लोग एक विशेष चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि 2024 के चुनाव में भारतीय संविधान कैसे मुद्दा बना, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये कैसे आया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डीन, लॉ फैकल्टी के डीन रहे और इस देश ही नहीं देश के बाहर भी एक मजबूत कानूनविद, संविधानविद्ता के रूप में जाने जाने वाले प्रोफेसर MP सिंह साहब को मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे मुखातिब होता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो आपसे जानने की इच्छा जाहिर की है वो विषय है कि 2024 के चुनाव में संविधान मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा कैसे बना, इसकी पृष्ठभूमि और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा होगा। इस चर्चा को आयोजित करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी, और इस वार्तालाप को जो लोग देख रहे हैं उनका मेरा नमस्कार। आपकी एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, ये जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उसमें संविधान एक मुद्दा तो बन गया है जी, और आपकी बात इससे पुष्ट होती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक खास समय के पश्चात, खास तौर से 2 चरण के मतदान संपन्न हो जाने के पश्चात खुद ये कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो वो इस संविधान को बदल नहीं सकते। हाँ, इसका मतलब साफ है
क्योंकि उनके पास सरकारी और गैर सरकारी दोनों तंत्र हैं। जी। दोनों तंत्रों से उनको ये सूचना मिली होगी इस बात की चर्चा गांव-गांव में कुछ वर्गों जैसे दलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, उसमें ये चर्चा प्रारंभ हो गई कि मोदी जी ने, जो कि अब परमात्मा के भेजे हुए दूत हो गए हैं पृथ्वी पर, जी। इन्होंने ये क्यों कहा? इन्होंने तो ये बात लोकसभा के कल पर भी कहा जी। कि 370 अकेले और 400 एनडीए की सीट हमें मिल रही है। चतुर्वेदी जी, जब से देश आजाद हुआ और पहला चुनाव 1952 में हुआ, जी। किसी प्रधानमंत्री ने सदन पटल पर जी। इस तरह का दंभकारी बयान नहीं दिया था, क्योंकि सदन का पटल एक चर्चा की जगह होती है। जी। वहां पर चुनावी जुमलेबाजी के लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं होता, लेकिन इन्होंने किया। और विपक्ष ने इस बात को पकड़ लिया कि 400 पार, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में परिवर्तन के लिए, खास तौर से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिवर्तन के लिए या बदलाव के लिए, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जी। जी। और आधे राज्यों की भी सहमति की जरूरत पड़ती है कुछ संशोधनों के लिए। जी। तो लोगों का तर्क यह है कि भाई, आप जो जो चाहते थे या जो जो राष्ट्रीय स्वयं संघ की इच्छाएं थी, उदाहरण के तौर पर 370 को समाप्त करना कुछ हद तक, या ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित कर देना, या यूनिफॉर्म सिविल कोड को चर्चा में ले आ देना, यही सब आरएसएस की कुछ इच्छाएं थी 1925 से ही। तो वो तो आप 335 में भी कर डाले थे, 303 आपका, 32 आपके सहयोगियों का। तो ये आपको 370 और 400 की जरूरत क्यों पड़ी? और इसमें राहुल गांधी ने बहुत स्मार्ट मूव लिया कि वो हर मीटिंग में संविधान की प्रति, एक लाल रंग की प्रति है, वो लेकर जाने लगे और उसको दिखाने लगे। तो ये बात मोदी जी, अमित शाह, इन लोगों तक पहुंच गई नीचे से कि ये मामला गंभीर हो रहा है। तब इनको कहना पड़ा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए, एक प्रकार से एक मृत आत्मा का ये अनादर भी है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर अब कहां से आएंगे? जैसे बनारस के आप हैं, लोग नहीं गुस्से में कहते कि तुम्हारे बाप भी अगर आ जाए, तो ये कुछ उस तरह की अभद्र भाषा और जबान है।
जो शोभा नहीं देता इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री को। तो हम इस आपकी इस बात से सहमत हैं कि ये मुद्दा इस चुनाव में भाजपा के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया। अब हम लोग को इस पर सोचना चाहिए कि ये मुद्दा कैसे बना। हाँ, क्योंकि जिस वर्गों को आरक्षण की सुविधा इस संविधान ने दिया है, जी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जी, या कुछ विशेष प्राविधान माइनॉरिटीज के लिए संविधान में किया गया। तो ओबीसी भी हैं। नहीं, माइनॉरिटी के लिए अलग से हाँ, अनुच्छेद 25 से लेकर जी। 29 तक उनके लिए अलग भी प्राविधान है, जिसमें वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो उनके धार्मिक अनुष्ठान है और क्रियाकलाप है उनको निर्बाध रूप से चला सकते हैं। वो अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बहुत से अधिकार हैं। अब अगर आप दलित वर्ग में देखिए तो दलित वर्ग में कई परत है। हाँ, जैसे एक अंतर बहुत प्रचलित है कि जाटो और नॉन जाटो। जी, तो जाटो जाति में ऊपरी तल पर जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हो गए, जिनको क्रीमी लेयर कहा गया। नहीं, क्रीमी लेयर तो इंदिरा साहनी के केस में एक उच्चतम न्यायालय का गढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जी। हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दलित वर्ग के समझदार और पढ़े लिखे लोगों में एक वर्ग है जिसे कहते हैं अम्बेडकरवादी, अम्बेडकराइट। जी, उन्होंने इस चर्चा को और तीव्रता प्रदान कर दिया अपने वर्ग में कि ये 400 सीट ये व्यक्ति इसलिए मांग रहा है, या इसके जो लक्का कबूतर लोग हैं वो मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलकर जो मूलभूत अधिकार और आरक्षण की सुविधा मिली है कुछ वर्गों को, उसे ये समाप्त कर देना चाहते हैं। जी। अच्छा, उनका इस तर्क की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। मैं सावरकर या हेगडेवार या मुंजे या गोलवलकर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर ये हम लोग ये चर्चा काफी लंबी हो जाएगी। हाँ, और विवादित भी हो जाएगी। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान के अंतिम प्रारूप को अंबेडकर साहब ने प्रस्तुत कर दिया जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष, इसी के बाद एक आरएसएस का मुखपत्र है ऑब्जर्वर। हाँ, उसमें एक बड़ा लेख छपा, अच्छा, जिसमें यह लिखा गया कि भारतीय संविधान जो अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया और फाइनली प्रस्तुत किया गया, उसमें कुछ भी भारतीयता नहीं है। यह कुछ पश्चिमी देशों की संविधान की नकल है
और इस संविधान की मूल आत्मा भारतीय नहीं है। उसमें यहां तक कहा गया कि हमारे देश को चलाने के लिए और उसकी विधि व्यवस्था पहले से ही मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में सन्निहित है। जी। लिहाजा वो लोग इस संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, माने वैचारिक धरातल पर। हाँ हाँ। जब 1950 में 26 जनवरी को ये लागू हो गया जी। और भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया, तो विधि व्यवस्था लागू हो गई, तो वो लोग करते क्या? लेकिन उनके मन में ये बात थी और आज भी है। हाँ। इसका एक प्रमाण और है कि देखिए, जो राष्ट्र ध्वज है जी। वो संवैधानिक प्रजातंत्र और गणतंत्र का एक प्रतीक है। हाँ। भारतवर्ष में बिल्कुल। और आरएसएस ने 50 वर्ष तक राष्ट्र ध्वज भी नहीं फहराया। तो न तो इनका संविधान में विश्वास था, न राष्ट्रीय ध्वज में, न राष्ट्रीय ध्वज में, और खास तौर से ये लोग यहां तक लेख इन लोगों ने लिखा कि मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है वह देश के लिए ज्यादा लाभदायी है। इसका मतलब छुआछूत जारी रहे, जी। डिफरेंशिएशन या भेदकारी ट्रीटमेंट जारी रहे समाज में, तो इन लोगों की ये इच्छा थी। तो दिक्कत ये थी कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए इनके पास राजनैतिक और वैधानिक शक्ति नहीं थी। 50 के दशक में जब भारत गणतंत्र बना, लेकिन इन लोगों के मन में जैसे रुई में चिंगारी होती है, जी जी, तो वो चिंगारी सुलग रही थी। लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेकर आप संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं, तो औपचारिक रूप से आप ये कह नहीं सकते कि हम संविधान को नहीं मानते। जी बिल्कुल, आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये शपथ का उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, गैर संवैधानिक बात हो जाएगी। लेकिन ये चिंगारी इन लोगों के मन में सुलग रही थी, उसके बीज मजबूती से जमे हुए थे। अब आप खास तौर से 2014 के बाद की स्थिति देखिए, मैं एक चीज और आपसे आग्रह करूंगा जी, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी समय एक प्रयास हुआ था संविधान को बदलने का। ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ। अटल जी थे, हमें याद है कि अरुण जेटली उस समय लॉ मिनिस्टर थे। हाँ, हमको याद है कि स्वामी चिन्मयानंद जो बाद में बलात्कार वगैरह के लिए आरोपी बने, हाँ, उनकी ख्याति हुई देश में, जी वो उस समय गृह राज्य मंत्री थे। जी जी जी, तो उन्होंने ये जो जौनपुर का लॉ कॉलेज है, हाँ हाँ, वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अरुण जेटली जी भी आए थे और मैं भी वहां आमंत्रित था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
वेंकट चलैया की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी जी 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 ये बनाया। जी जी और एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि जो उस समय के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण, हाँ हाँ वो विश्व के एक प्रख्यात राजनीति शास्त्री भी थे, क्योंकि उन्होंने लंदन में हेराल्ड लास्की के अंदर पीएचडी किया था। तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि देश में विचार ये होना चाहिए कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड अस और वी फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जी क्या संविधान ने हमें विफल किया या हमने संविधान को विफल किया, जो उसकी मूल आत्मा थी। तो बाद में ये लोग सफल नहीं हो पाए और वो बात वहीं गोकी। वेंकट चलैया कमेटी ने काफी काम किया, रिपोर्ट वगैरह सबमिट किया, लेकिन चूंकि वो मिली जुली सरकार थी, हाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी की हिम्मत नहीं पड़ी। देखिए, आप इस रहस्य को समझिए। जी जी चाहते वो भी थे, लेकिन उतनी संख्या नहीं थी 400 पार वाली। देखिए, ये इन लोगों के मन में ये बात उबल रही थी, हाँ कि हमें इतनी सीट मिल जाए कि हम अपने इस स्वप्न को पूरा कर चुके, साकार या रूप से। दो स्वप्न को पूरा कर सके। जी 14 फिर 19 में इनको काफी बड़ा बहुमत मिला। तो निश्चित रूप से वो इच्छा और प्रबल हुई होगी। जैसे कबड्डी का खेल होता है ना, जी जी कि पाले के पास तक पहुंच गए हैं, थोड़ा और अंदर चले जाएं तो दुश्मन को मार दे, जी जी विरोधी टीम के खिलाड़ी को मार दे, मार के वापस आ जाएं जीत कर। तो वो इच्छा जग गई मोदी जी के अंदर। लेकिन चूंकि मोदी जी संवैधानिक पद पर थे, तो वो तो ये बात कह नहीं सकते थे। थोड़ी शर्म लाज होगी बची हुई, ज्यादा तो बची नहीं है। एक बात मैं और आपसे आग्रह करता हूं, और यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक और खासतौर से हमारे विद्यार्थी हैं और स्वयं सेवी संस्थाओं के जागरूक लोग हैं, उनके लिए कि संविधान को लगभग इन्होंने बर्बाद कर दिया है। औपचारिक रूप से नहीं, व्यावहारिक रूप से। जी 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 क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और गणतंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र और गणतंत्र मात्र संविधान के लिखित अनुच्छेदों से नहीं चलता, बल्कि उसकी सफलता के लिए संस्थाएं होती हैं। हाँ तो जिस तरह से इन्होंने संसदीय प्रक्रिया को चलाया, इन्होंने सहमति और डिस्कशन को बिल्कुल जगह नहीं दिया। एक स्टेज ऐसी आई कि इन्होंने 149 सांसदों को निलंबित कर दिया। लोकसभा के स्पीकर ने बिल्कुल एक स्वतंत्र स्पीकर की भूमिका नहीं निभाया। वो उस गर्मामयी कुर्सी पर बैठकर एक भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। उससे भी खतरनाक भूमिका जगदीप धनखड़ ने निभाया, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और एक अपने को महान पत्रकार समझते हैं, उनका नाम हरिवंश है। जी
उन्होंने जिस तरह से 3 किसान कानूनों को पारित करवाया, संसदीय प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन करते हुए, तो एक पहली संस्था को इन्होंने नगण्य बना दिया, विरोध पक्ष को अर्थहीन बना दिया। तो एक उस संस्था पर इन्होंने हमला किया और जिस अधिकरण या अथॉरिटी से उम्मीद थी कि वहां हम फरियाद लेकर जाते, जो पद है राष्ट्रपति का, उस पर उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुन दिया या महिला को चुन दिया जिनके पास फरियाद लेकर जाने से कोई फायदा नहीं। मैं उनके प्रति पूर्ण पद के प्रति सम्मान के साथ कह रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा में द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति की अब कोई भूमिका नहीं है ही नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले कहा जाता था जो हमारी वेस्टमिंस्टर मॉडल है, ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसमें किंग या क्वीन जैसे एक अलंकारिक पद है जी। और वो एक रबर स्टैंप होता है। भारतीय संविधान में भी राष्ट्रपति सामान्यतया कैबिनेट की सलाह पर काम करता है, उसको अलग से कोई पावर है नहीं विशेष। फिर भी जैसे के.आर. नारायणन का उदाहरण लें, कुछ राष्ट्रपतियों ने सरकार के गलत फैसलों का प्रतिरोध किया और अवरोध उत्पन्न किया। तो पहले कहा जाता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रबर स्टैंप ऑफ गवर्नमेंट जी। अब एक नई कहावत है कि अब राष्ट्रपति रबर स्टैंप को ही बनाया जाता है, वो बनने को बाद नहीं रबर स्टैंप होता, रबर स्टैंप की तलाश ही की जाती है और अगर उसके वर्गीय स्थान के कारण कुछ मत भी मिल जाए तो और अच्छा है जी। जैसे वो हरिजन हो जी या आदिवासी हो तो एक और लाभ है। लेकिन ये परंपरा तो कांग्रेस ने ही शुरू की, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसने शुरू किया या क्या, मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र का जो क्षरण हो रहा है उसमें हमको राष्ट्रपति से कोई उम्मीद नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। जी। मैं उसके इतिहास में नहीं जा रहा हूं कि प्रतिभा पाटिल कितनी मजबूत राष्ट्रपति थी या जैल सिंह कितने विद्वान राष्ट्रपति थे, मैं उसके पे जा ही नहीं रहा हूं। लेकिन एक जमाना आप याद कीजिए कि बाबू राजेंद्र प्रसाद हाँ इसी हिंदू कोड बिल पर नेहरू जी के विरुद्ध खड़े थे और बहुत प्रतिरोध उन्होंने किया। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने पर नेहरू जी ने उनको रोका, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं माने। भले ही उनका एक फैसला सांप्रदायिक था, राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुकूल नहीं था, लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो गए। अब के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, हमने बहुत फैसलों पर देख लिया। दूसरी बात जो संस्था थी चुनाव आयोग, जी जी देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन केशवानंद भारती के केस के बाद जी चुनाव आयोग की चर्चा। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जी। संवैधानिक प्रजातंत्र के चलाने में इसकी बहुत महती भूमिका है जी हाँ। और ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। जी
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उस संस्था को मोदी जी ने पूरी तरह विनष्ट कर दिया। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कुछ जो नोटिस वो दे रहा है केवल विरोधी नेताओं को, हाँ, और जो आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है जैसे मोदी, अमित शाह, उनको वो डायरेक्ट नोटिस दे ही नहीं रहा है, उनके एजेंट को दे रहा है, नड्डा जी को। उसमें भी नाम का कहीं जिक्र नहीं है, नाम का जिक्र नहीं है, अपराध का जिक्र नहीं है, स्टार प्रचारक, और चुनाव खत्म होने के 11 दिन बाद वो डेटा दे रहा है। इस बीच में चुनाव आयोग के गर्भ में क्या पल रहा है न देश को मालूम न जनता को मालूम। इस तरह का ये एक निराकार ब्रह्म की तरह चुनाव आयोग हो गया है, जो आपके दिमाग में है लेकिन जमीन पर अब उसका कोई मूल्य ही नहीं है। एक दिखावटी संस्था हो गई। एक मीडिया के लोगों ने खुद उड़ाया कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारतीय संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) क में। मीडिया पर कंट्रोल मोदी जी ने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो अफवाह मीडिया वालों ने चलाया कि एक चौथा स्तंभ है, वो वास्तव से लोकतंत्र की हत्या का एक यंत्र बन गया इस समय का मीडिया। तो नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, चल रहा। तो मीडिया की भूमिका समाप्त कर दिया इन्होंने। न्यायालय माने इवन उच्चतम न्यायालय दबाव में है। कुछ न्यायाधीश तो रिटायरमेंट के बाद के पदों के लालच में, कुछ भय से और कुछ दबाव में, वह लोकतंत्र की रक्षा करने में और संविधान की रक्षा करने में पूर्णतया सक्षम नहीं साबित हो रहे। कुछ उनके फैसलों को अगर आप छोड़ दें, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी वो लगभग सरकार की एजेंसी हो गई, एजेंट हो गई। तो मेरा चतुर्वेदी जी ये समझ है, मेरी व्यक्तिगत समझ ये है कि अगर संस्थाओं के माध्यम से देखा जाए उस खिड़की से, तो संविधान को तो मोदी जी ने लगभग बदल ही डाला है। अगर संस्थाओं की खिड़की से देखा जाए, उस चश्मे से देखा जाए, लेकिन फिर भी इन लोगों को संतोष नहीं है। जिस चिंगारी की हमने चर्चा शुरू में किया था, वो आग सुलग रही थी और इनकी भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने जानबूझकर कुछ अति उत्साही लोगों को भी शामिल किया। तो आपको याद होगा कि कर्नाटक में अनंत हेगड़े, हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही क्रांतिकारी संसद सदस्य थे। इस बार तो टिकट नहीं मिला उनको, बड़े रेडिकल और उग्रवादी सांसद थे। तो उन्होंने बयान दिया कि हमें 400 सीट मिल जाए संविधान, तो हम संविधान को बदल देंगे। यूपी से भी तो आवाज उठी थी। इसके बाद आप राजस्थान में देखिए, ज्योति मिर्धा है,
उन्होंने बयान दे दिया कि 400 सीट मिल जाए तो हम संविधान बदल देंगे। एक रामायण के रामचंद्र जी आए थे मेरठ में चुनाव लड़ने, हाँ, अरुण गोविल जी जी, उन्होंने बयान दे दिया मेरठ में कि 400 सीट मिल जाए तो हम संविधान को बदल देंगे। एक पूर्व में बलात्कार के आरोपी थे, वो भी बड़े उग्रवादी संसद सदस्य साक्षी महाराज उन्नाव में, जी जी, उन्होंने बयान दे दिया। अयोध्या में बाबू लल्लू सिंह ने बयान दे दिया। हाँ, तो ऐसा लगने लगा कि इनकी जो दबी हुई इच्छा है वो अब उसका प्रकटीकरण हो रहा है। और विपक्ष में खास तौर से राहुल गांधी ने इनकी इस बदनीयती को पकड़ लिया जी, और जम के पकड़ लिया। और वो अपने मीटिंग्स में एक लाल रंग की संविधान की पुस्तक लेकर के आए। पुस्तक लेके हर मीटिंग में अब जाते हैं और जाने लगे थे। जी, हम एक घटना आपको बताएं, 15 दिन पहले लखनऊ में एक संविधान सम्मेलन हुआ। हाँ, उसको एक अनिल जयहिंद ने उन्होंने आयोजित किया था। उसमें जो दलित वर्ग के इंटेलेक्चुअल हैं उनका बड़ा जमाव रहा था जी, पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। तो दलित वर्ग में ये आग तेजी से फैली कि ये 400 क्यों मांग रहे हैं, और उसको ये लोग समझा नहीं पा रहे हैं। आज तक मैं कह रहा हूं, देखिए, आप चुनाव जीतने के लिए, जैसे बनारसी भोजपुरी में एक भाषा है जुल्ल फेंकना, जी, जुल्ल देना, तो आप चुनाव देने के लिए जुल्ल तो दे सकते हैं। तो आपके लिए तो 335 ही काफी था। हाँ, जो जो अत्याचार आप करना चाहे संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध आपने किया, तो ये फंस गए पूरी तरह। फिर ये कराने लगे कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदलेगा। लेकिन ये बात जमीन तक चली गई, बदलने वाली। हाँ, ये बदल देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसमें कई परत है। हाँ, अभी भी उत्तर प्रदेश में मायावती को हमें उम्मीद है 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो शायद 6-7%, जैसे कि भाजपा में अंधभक्त होते हैं जी, वैसे बसपा में भी अंधभक्त है। हाँ, वो विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो जैसे मोदी जी अपने को परमात्मा से भेजा अवतार मानते हैं, वैसे ही उस सुश्री मायावती को भी अवतार मानते हैं। एक वर्ग वो भी है। जी, 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 लेकिन फिर भी पिछड़े वर्गों में ये बात फैल गई, मौलिक अधिकारों पर खतरा दिखाई पड़ने लगा, आरक्षण पर खतरा दिखाई पड़ने लगा। और चाहे कोई माने चाहे न माने, अगर आप उत्तर प्रदेश की जब गणना 4 जून को होगी सारे देश की, तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर और कुछ अन्य जगहों पर की सीटों पर, जैसे राजस्थान, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, इसका असर तो पड़ गया है। देखिए, जैसे कोविड का इन्फेक्शन हमें हो गया, हाँ, ये जांच में आ गया कि आप कोविड पॉजिटिव है। जी, जी, अब हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, फेफड़ा कितना खराब होगा, ये तो बाद की चीज है। लेकिन इन्फेक्शन हो गया, ये रिपोर्ट में आ गया। ये बात भाजपा को भी मालूम है,
मोदी जी को भी मालूम है, और जब गणना होगी चुनाव की तो इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं आपकी इस बात से पुनः सहमति व्यक्त करना चाहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह की जुल्लबाजी के कारण जी, और इनके कुछ अतिवादी और अति उत्साही संसद सदस्यों के कारण 2024 के संसदीय चुनाव में संविधान मुद्दा बन गया। इसमें एक चीज और भी जो आवाज आ रही है कि आरक्षण का सवाल है, संवैधानिक संस्थाओं की आपने बात की, साथ साथ जो संविधान में एक सेकुलरिज्म शब्द है उसको भी लेकर के है कि हम अगर पूर्ण बहुमत में आते हैं, 2/3 बहुमत में आते हैं, तो उसको भी हम बाहर कर देंगे और हिंदू राष्ट्र बना देंगे। नहीं, यह भी ये औपचारिक रूप से कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप से तो यह हिंदू राष्ट्र बन ही चुका है। हाँ, इसमें माइनॉरिटी जब सेकंड क्लास सिटीजन है जी, ये तो उसको एक टिकट नहीं देते हैं। हाँ, तो इनके संदर्भ में तो हाँ एक बात जरूर है कि देखिए 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा जी ने सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा, हाँ, सोशलिस्ट भी जोड़ा। 1882 वगैरह में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज है और भारतीय सेकुलरिज्म का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यही गांधी जी भी कहते थे। लेकिन इनकी इच्छा जरूर है कि सेकुलर शब्द से इनको परेशानी हो रही है, इसको हटा दिया जाए। एक डर ये भी है उसके हटने ना हटने से कोई फर्क नहीं होगा, हाँ, क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज को राजनीतिक संदर्भ में, सामाजिक नहीं और चुनावी संदर्भ में तो सांप्रदायिक कर दिया है और व्यावहारिक तौर पर तो ये हिंदू राष्ट्र बन ही चुका है जी। उसको मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं मानता। ठीक बात। हाँ। ठीक सर, हाँ। आपने इसकी पृष्ठभूमि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान किस तरह से मुद्दा बन गया, ये चतुर्वेदी जी, ये बाबा साहब अंबेडकर की जो फाइनल स्पीच हुई थी जी जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फाइनल स्पीच 1949 हाँ, में जब ये ड्राफ्ट बाबा साहब ने सबमिट किया तो बाबा सिंह का एक कहना है कि एक संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be bad. यह संविधान एक बुरा संविधान हो जाएगा अगर इसे क्रियान्वित लोग करने वाले लोग बुरे हैं। ये बाबा साहब ने, और उन्होंने कहा कि अगर इसे क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे हैं तो एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। भारतीय संविधान की नियति ऐसी थी कि आज इसे लागू करने वाले लोग बुरे लोग हैं। यह भी एक संविधान की मूल प्रकृति पर बहुत बड़ा खतरा है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझको लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं इस गूढ़
विषय को आसानी से समझ सकेंगे। और अभी जो लोग बार बार जो सभाओं में, मीटिंगों में राहुल गांधी जो संविधान की किताब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, ये सारी कुछ जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं, अपने दर्शकों से इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अपने कमेंट्स जरूर देंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। नमस्ते, थैंक यू।